बोलिए सर। फेसबुक लाइव में जुड़े हुए सभी सम्मानित दर्शकों और भाइयों बहनों को नमस्कार। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय भारत और संपूर्ण विश्व अभी तक के ज्ञात इतिहास की सबसे व्यापक समस्या से जूझ रहा है और भारत भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अत्यंत सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ इस संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रश्न, कई विचार हम सबके मन में आते होंगे। तो इसलिए पार्टी ने यह तय किया है कि समय समय पर भारत सरकार के मंत्री हम लोगों से चर्चा करके उन सारे विषयों पर स्पष्टता के साथ अपने विचार। उस श्रृंखला में आज प्रथम सोपान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार के दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी आज हम लोग समक्ष। तो आज हम उनसे तमाम विषयों के ऊपर प्रश्न करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं रविशंकर प्रसाद जी से यह पूछना चाहूंगा कि ये भयानक त्रासदी जो आज भारत के सम्मुख खड़ी हुई है और दुनिया के सभी देश इसमें जूझ रहे हैं, इसमें आप भारत सरकार इस लड़ाई को किन तरीकों से लड़ रही है और कैसे हम अन्य देशों के मुकाबले अलग तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? सुधांशु जी, आपको बहुत नमस्कार और सारे अपने जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका अभिनंदन। ये जो पार्टी की पहल है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, संगठन का बहुत अभिनंदन। आपने बहुत सही कहा, आप तो बुद्धिजीवी हैं, चीजों को समझते हैं। ऐसी त्रासदी 100-150 वर्षों में पहली बार आती है, पूरी दुनिया का कायाकल्प हो जाए उल्टे प्रकार से। 2 महीने में दुनिया कैसी हो गई है। तो कोरोना की न कोई दवा है, न कोई इसको कम करने का कोई रास्ता है। बस 2 ही चीजें, दुआ है और लॉकडाउन। जितना आप अलग रखिए, तो हमें नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्हें हिम्मत दिखाई कि लॉकडाउन में हम रहेंगे। 130 करोड़ प्लस का ये देश है, लगभग 137 करोड़। इतनी विविधता, कास्ट डिफरेंसेस, कम्युनिटी डिफरेंसेस, इतने चैलेंजेस, फिर भी जिस प्रकार से उन्होंने किया, तो आज उसका फल दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक हम चीज बताना चाहते हैं सुधांशु जी, आपके माध्यम से, तो हम लोग को बताई गई बहुत विस्तार से। चाइना को छोड़ दे, तो चाइना को लेकर तो बहुत सवाल हैं, तो चाइना को जरा अलग रखते हैं। इतनी सच्चाई बताई गई। दुनिया के 15 जो कंट्री हैं जो इम्पैक्टेड हैं और 16वां भारत, उसमें यूएसए, रशिया, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह वगैरह, ब्राजील, गल्फ कंट्री। तो इन 15 देशों की आबादी है लगभग 142 करोड़ और भारत की आबादी है लगभग 137 करोड़। और इन देशों में टोटल जो मौत हुई है वो हुई है 2,76,866 और भारत में जो मौत हुई है 3,156 परसों। इस बात को आप समझिए कि 137 करोड़ का भारत, वहां पर मौत हुई है 3,300-400 मान लीजिए, और 15 देश, आबादी 142 करोड़ और मौत 2,76,000। दूसरा आंकड़ा बहुत जरूरी है, 1 करोड़ पर कितने डेथ होते हैं? तो बाकी 15 देशों का औसत है 1,940 डेथ पर करोड़ और भारत की संख्या है डेथ 1 करोड़। मैं जान के भी डेथ ही लेके चल रहा हूं, बाकी लोग ठीक तो भारत ठीक हो रहे हैं, इम्यूनिटी है और कई और चीजें, मैं उस पर जाने का आवश्यकता नहीं समझता। ये कैसे हो पाया? हुआ लॉकडाउन। तो अभी भी चुनौतियां हैं। दूसरी बात मुझे कहनी है माननीय सुधांशु जी,
ये लॉकडाउन कोई सरल उपाय नहीं है। लोगों को कठिनाई हुई, असुविधा हुई, परेशान हुए, लेकिन जिस तरह से देश ने मोदी जी पर विश्वास किया, उन्हें अपील की, घंटी बजाओ, थाली बजाओ, जनता घर को करो, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्सेज, हेलीकॉप्टर से वायुसेना पर पुष्प बरसाए, तो देश ने माना कि मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि सरकार ने हिम्मत दिखाई। मैं आपको डिटेल पैकेज तो बाद में बताऊंगा। 1,70,000 करोड़ का पैकेज इस लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में ही तुरंत आ गया था। और चाहे वो 500 रुपया 20 करोड़ महिलाओं के बैंक में जाना हो, या 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की बात हो, ये पहुंच गया। फिर आपके किसानों के मानदंड की बात हो, वो पहुंच गया। सुधांशु जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 52,500 करोड़ रुपए 1,70,000 करोड़ के लोगों के अकाउंट में पहुंच गए। और हमारा जो पोस्टल विभाग है, उसने आधार इनेबल पेमेंट करके सुदूर गांव में जाके 1,300 करोड़ रुपए पहुंचाए। और उसकी पेमेंट की दर है सिर्फ 10,000 रुपए, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो जहां बैंक नहीं, बाकी हमारे सीएससी ने काम किया है। हमारे पोस्टल विभाग ने लगभग 700 टन दवा पहुंचाई है गरीबों के पास, वहां की व्यवस्था। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काम किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाना खिलाया। मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। राज्य सरकारों ने काम किया है। तो आपने जो पूछा कि सरकार कैसे काम की, तो टीम इंडिया के रूप में नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े कैप्टन बनकर उभरे और पूरा देश खड़ा हुआ। एक ही शब्द कहूं, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। तो इस कोरोना के अभिशाप में देश जागा, तो देश का भी अभिनंदन। रवि जी, आपने यह विषय बताया कि किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आगे कार्य किया। आपके विभाग के विषय में आगे हम लोग बात करेंगे, परंतु अभी आपने अपने उद्बोधन में जिस इकोनॉमिक पैकेज का जिक्र किया, तमाम कार्यकर्ताओं और आम जनता के मन में सरकार की तरफ से स्पष्टता से रखा गया। फिर भी हो सकता है कहीं कुछ प्रश्न होंगे, तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, ये जो आर्थिक पैकेज सरकार ने रखा है, जैसे आपने उसको बताया कि पहले चरण में 1,70,000 करोड़ मिले और उसमें से 52,000 लोग जा चुके हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण थी और सरकार ने वह पूरा किया, और क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में इस कोरोना से लड़ने में और इसके बाद भारत के प्रगतिशील आर्थिक विकास में इस पैकेज से किस प्रकार से हमें सहायता मिलने वाली? आपने एक सिंपल सी बात देखी, आप किसानों की बात, लगभग 4 लाख के उनके ट्रांजैक्शंस थे, उस लोन को स्टे कर दिया। और एमएसपी की खरीदारी, मैं सिर्फ कभी कोरोना के समय की बात कर रहा हूं, 74,000 करोड़ रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों की फसल की खरीदी की। 2 लाख करोड़ रुपए का उनको जो किसान क्रेडिट स्कीम है उसके अंतर्गत व्यवस्था की। और किसानों के लिए जो 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, हमारे बिहार का मखाना होता है, आपके पूर्व उत्तर प्रदेश की अच्छे अच्छे दशहरी आम की बहुत मार्केट होती है, तो कर्नाटका के एक प्रकार के चावल की बहुत अपेक्षा होती है। तो इन सबों का एक क्लस्टर बना करके उसकी अच्छी मार्केटिंग फिर किसानों के लिए अब वो सीधा अपने माल बेच सकते हैं किसी को भी, वो सारे बंधन खत्म कर दिए हैं। हाँ, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, भारतीय हर्बल दवाओं के लिए प्रावधान, मछलियों के लिए प्रावधान, ये हुआ किसानों। अब जरा हम आते हैं माइग्रेंट वर्कर्स की बात। आपने बहुत कहा, वो एक पीड़ादायक, हम उसको छुपाते नहीं है। माइग्रेंट वर्कर अपने घर जाना चाह रहा है, वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, तो ये उसकी मानवीय पीड़ा है, इसको हमें समझ। अब हमने क्या किया? पहला किया, जितना ट्रेन मांगोगे हम देंगे। कुछ लोग ट्रेन के कारण जो परेशान हो रहे थे, आपको जानकर खुशी होगी सुधांशु जी, कि अभी तक मैंने बिहार का डेटा लिया है तो लगभग 8 लाख मजदूर अपने घर पहुंच गए।
आपके यूपी में तो और पहुंचे हैं। और आज में आपके उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का काम हुआ है, जिस तरह से उन्हें तमाम कांग्रेस की पॉलिटिकल, क्षमा करें मैं ड्रामा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, जैसा उन्होंने हैंडल किया है, जो बाकी किया, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा काम क्या किया गया, ये जो माइग्रेंट वर्कर जाएं, इनको ठहरने क्वारंटाइन की कोई दिक्कत नहीं हो, 11,000 करोड़ रुपया सारे स्टेट्स को एनडीआरएफ फंड से दे दिया गया था। तीसरा काम क्या किया गया, वर्कर्स आएंगे तो पहले तो प्रदेश सरकार खाना खिलाएगी, बाकी खाना कहाँ से खाएंगे, तो 3 महीने तक उनको भी फ्री चावल या दाल और चने की दाल के दी जाएगी वो खाना। चौथा काम क्या किया गया, तुम काम करोगे तो मनरेगा का पेमेंट उसको बढ़ा दिया गया, लगभग 14,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए और उसका राशि बढ़ा दी गई उनके पेमेंट की। और निर्मला जी के पैकेज में जो पीएम का 20 लाख करोड़ पैकेज का पार्ट है, 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा मनरेगा के लिए पेमेंट, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बाकी व्यवस्था। अब हम आते हैं एमएसएमई पर, ये जो छोटे मंझोले सूक्ष्म जो उद्योग है, जिसे हम मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो कहते हैं, इनकी संख्या देश में 45 लाख है और हमारे अधिक माइग्रेंट वर्कर इसी में काम करते हैं, तो इनको चिंता करना जरूरी था। तो इनके लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया और इसमें कोई गारंटी नहीं है, गारंटी भारत सरकार देगी, तो बैंक को कोई दिक्कत भी नहीं कि गारंटी लेके आओ। और सबसे जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रो स्मॉल के डेफिनेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसको भी लिबरलाइज कर दिया गया, यानी आपका अगर टर्नओवर 100 करोड़ तक भी है तो उसको भी आप ला सकते हैं, आईटी कंपनी, सर्विस कंपनी। तो ये आपने एमएससी देखा, आपने किसानों का देखा, आपने गरीबों का देखा, और बाकी जो विकास के काम किए गए हैं, जो सुधार के कार्यक्रम किए गए हैं। आपको बता दूं कि क्योंकि सुधार की आपने बात की, तो अपने विभाग की बाकी बात तो मैं बाद में करूंगा। कोविड के कुछ पहले लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया, देश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाना। सुधांशु जी, आपकी जानकारी के लिए, आप तो इन चीजों को खूब समझते हैं कि हमारी जब सरकार आई तो देश में 2 मोबाइल फैक्ट्री, अभी 268 मोबाइल फैक्ट्री, ये नोएडा में 97 फैक्ट्री आ गई, देश के बाकी जगहों पे आई। हम अब भारत को, अभी भारत नंबर 2 है पूरे यूरोप अमेरिका को छोड़कर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। हमारा एम्बिशन है टू मेक इंडिया नंबर 1 इन मोबाइल, वर्ल्ड की टॉप कंपनी यहाँ आए, बाकी स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए, तो उसके लिए हम पूरा राहत देने को तैयार। क्लस्टर योजना, क्लस्टर योजना क्या है, सिर्फ दुल्हा ही नहीं आओ, बाराती भी लेकर के आओ, बड़ी कंपनी आएगी तो उनकी जो एंसिलरी कंपनियां वो भी आओ, उसको भी इंसेंटिव देंगे। कंपोनेंट स्कीम, अब आपका मोबाइल बनना है तो उसके कंपोनेंट बनते हैं, बाकी होते हैं, उसके लिए भी इंसेंटिव, ये पूरा पैकेज हमारा तैयार। तो ये हाँ, और एक अंतिम बात, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए भी बड़ा पैकेज दिया है। भारत में टेस्टिंग मशीन बननी चाहिए, एमआरआई मशीन बननी चाहिए, आपके रेडियोलॉजिकल मशीन बननी चाहिए, एक्सरे की मशीन बननी चाहिए। तो इस सब के लिए भी भारत मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बना। तो ये सब पैकेज हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, अब उसका गाइडलाइन बन रहा है, तो इसको लेकर इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने जैसे किसानों से लेकर प्रवासी श्रमिक यानी माइग्रेंट लेबरर्स तक कितनी संवेदनशीलता के साथ सरकार ने कार्य किया, क्योंकि वो करुण दृश्य किसी के भी हृदय में करुणा उत्पन्न कर सकते हैं, हम सब ने उससे देखा। तो आपने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा क्या क्या पहुंचाया किसानों के पास, श्रमिकों के लिए जहां थे वहां और वहां से लेकर जहां पहुंच रहे सब व्यवस्था की। फिर आपने यह भी बताया कि कश्मीर के केसर से लेके और तमिलनाडु के हल्दी से लेके और आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से हम विषय पे ये विचार करते हैं कि अब जब लॉकडाउन हुआ तो सभी लोग आपस में चर्चा करते थे कि भाई इस समय तो काम बंद है, तो हम लोग अपेक्षाकृत खाली हैं, परंतु यदि कोई एक क्षेत्र था जो सामान्य दिनों से अधिक काम उसके ऊपर आया था, तो वो था दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, क्योंकि सब कुछ आईटी पे चल रहा था, स्कूल आईटी पे चल रहे हैं,
सारे ऑफिसेज आईटी पे चल रहे हैं और आप देश के आईटी मंत्री, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके विभाग ने इस कठिन चुनौती में कौन कौन से कदम उठाए और आगे भविष्य में भारत इस क्षेत्र में इन चीजों से किस प्रकार की नई संभावनाएं तलाश करता हुआ। आपने बहुत रोचक बात कही सुधांशु जी। लॉकडाउन में सड़क बंद, रेल बंद, बंद, लेकिन मेरा सारा विभाग चल रहा था। दूरसंचार, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, आपके पोस्ट ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जैसे ही ये विषय आया तो पहले तो मैंने निर्णय किया कि वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की स्थिति को ठीक करो। उसमें बड़े सख्त गाइडलाइन थे, करोड़ों रुपए का डिपॉजिट था, मैंने सबको लिबरलाइज कर दिया। 30 जुलाई तक उसकी मियाद को ही बढ़ा दिया है। And I'm very happy to tell you, Sudhanshu ji, nearly 85% of India's IT industries are working from home. ये मैं नास्कॉम से मेरी चर्चा होती रहती है, आईटी मंत्री से चर्चा होती रहती है। भारत वर्क फ्रॉम होम में एक नई ऊंचाई प्राप्त, और आपको मालूम है कि इंडिया इज a big country of back end offices, giant companies of America, of Europe, other places. तो वर्क फ्रॉम होम एक नया नॉर्म बन गया है और हमने अपने विभाग को निर्देश दिया है, कृपया करके वर्क फ्रॉम नॉर्म को आप स्टेबल करो, पॉलिसी लेकर के आओ। वो भी हम करने जा रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोविड को रोकने में हम क्या करें। तो हमने आरोग्य सेतु बनाया, आपको पता ही है। आज लगभग 11 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। आरोग्य सेतु मेरा विभाग नीति एंटरप्रेन्योर भी है, हमारा NIC उसको देखती है। आरोग्य सेतु बहुत सिंपल है। अगर व्यक्ति के संपर्क में आए तो आपकी बत्ती हरे से लाल हो। बहुत, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया जो शंका में है, तो आपका मोबाइल ग्रीन से येलो हो जाएगा, आपको खबर जाएगी। तो और अगर कोई व्यक्ति रेड वाला आ गया, प्रभावित वाला, तो उसके संपर्क में जो आए तो खबर कर दी जाएगी। यही तो इसका सिस्टम है। ये बिल्कुल प्राइवेसी से सुरक्षित है, इनक्रिप्टेड है। और मैं आपके सारे जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सारा फैक्ट ऑर्डिनरी इसमें इंफॉर्मेशन 30 दिन में खत्म हो जाता है। और अगर आप रेड वाले पाए गए तो आपकी सूचना सिस्टम को भी जाएगी और आप जिस मोहल्ले या जिस जिले के रहने वाले हैं उस गांव में ही बताई जाएगी ना, भाई तुम रिश्तेदार लोग ध्यान रखो, ये लाल पाए गए, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, कलेक्टर और मेडिकल सिस्टम को। लेकिन किसी भी कीमत पे सुधांशु जी 180 दिन से अधिक ये नहीं रह सकता। तो ये बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, प्राइवेसी के अनुसार है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहिए। जिनके पास फीचर फोन है उनकी व्यवस्था भी की है। और एक जो मैं आपको 2 चीज बना के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमने एक बनाया कोविड सावधान। मान लीजिए किसी को एक मोहल्ले में या गांव में मैसेज भेजना है तो टारगेटेड मैसेजिंग आप कर सकते हैं। तो लगभग 21 करोड़ मैसेजिंग हो गए हैं इस व्यवस्था में। और अंतिम बात मैं कहूंगा, जियो फेंसिंग, आइसोलेशन में लोग हैं, क्वारंटाइन में लोग हैं, फर्ज कीजिए आप वहां से भाग गए तो आपका मोबाइल नंबर नाम नहीं 3 टावर से बाहर चला गया तो सिस्टम बता देगा ये मोबाइल नंबर इनके साहब जो भी हैं वहां से बाहर चले गए, इनको देखिए क्यों चले। तो टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग संभाल रहे हैं इस लड़ाई में रोकने के लिए, मुझे लगा आपको बता दें। और मुझे बहुत खुशी है इस चुनौती भरे समय में हमारे टेलीफोन सिस्टम ने, हमारे पोस्टल विभाग ने, इंटरनेट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। BSNL हो या प्राइवेट चैनल्स हो, और वो ठीक करें, ये हमारी कोशिश है। जैसा कि अभी आपने बताया और प्रधानमंत्री जी ने भी जो सूत्र दिए थे उसमें एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच की बात कही थी। और टेक्नोलॉजी आपके
विभाग का ही मुख्य विषय है। तो अब मैं आगे दो प्रश्न के मतलब एक प्रश्न के दो भाग पूछना चाहूंगा। एक, आपके ही विभाग में एक पक्ष वो भी आता है जो आज दैनंदिन जीवन में हमारे दृश्यों से ओझल होने लगा था, डाकिया, डाक संचार विभाग, और उसके द्वारा किस प्रकार से इस कालखंड में उपयोग हुआ या क्या उसने भूमिका निभाई, लोग यह जानना चाहेंगे। और दूसरा पक्ष ये है कि टेक्नोलॉजी को लेकर जो आईटी विभाग ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, क्या हम इसे स्थायी रूप देकर भारत में आगे आईटी का कोई एक नया युग या एक नया प्रयोग करने की स्थिति में है, अथवा यह केवल एक अस्थायी का? प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डाकिया का ध्यान रखना, वो गांव गांव में भारत सरकार का प्रतिनिधि है। और इस बार जब कोरोना की चुनौती आई तो हमने पोस्टल विभाग को कहा सारे डाकिया को जगाओ। और आपको जानकर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है सुधांशु जी, वो जागे। मैंने बताया कि लगभग 1300 करोड़ रुपया वो गांव गांव में जाके पहुंचाए हैं। अयोध्या के सभी नदी में एक गांव दूर था मछुआरों का, वहां भी चले गए नाव से तो पैसा दे आया, क्योंकि बाकी तो बैंक में आता था, वहां तो एटीएम था नहीं, तो अपना हैंड हेल्ड मोबाइल और आधार का कार्ड और फिंगरप्रिंट वो पेमेंट करते हैं। लेकिन एक बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया डाकिया ने, बाकी तो बताया लगभग 700 टन दवा उन्होंने पहुंचाया देश भर में अपने पार्सल से, बाकी सब। बहुत से लोगों को जीवन दायनी दवा की जरूरत है। और एक गोचर के उत्तराखंड के रिटायर्ड मेजर साहब हैं, उनके बेटे दिल्ली से उनको किडनी की और हार्ट की दवा भेजते थे लाइफ से, कहीं कैंसर की। उनके बेटे ने ट्वीट किया कि रविशंकर जी हमारी मदद करेंगे, पहले हम पोस्ट से भेजते थे, अब तो बंद है। हमने सिस्टम को कहा जाओ उसकी दवा कलेक्ट करो और जाके डाकिया के थ्रू उनके पिताजी को पहुंचाओ। तो एक दिन में दवा पहुंच गई, मंत्री जी देख रहे थे। तब हमने निर्देश दिया, देश में लाइफ सेविंग ड्रग जिसको भी जरूरत होगी आप इस सिस्टम से अप्रोच करिए, बगल का पोस्ट ऑफिस आपका डाकिया जाके आपकी मदद करेगा, आपको रिकवर करेगा। तो मुझे बहुत संतोष मिला है सुधांशु जी कि हमारे डाकिया और नीचे के पोस्ट ऑफिस के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। जिनको लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत है, गरीबों को जरूरत है, खाना भी खिलाया लाखों पैकेट, एक बहुत ही बड़ा काम। तो आपने टेक्नोलॉजी की बात किया तो मैं यही कहूंगा, कोरोना के बाद की दुनिया दूसरी होने वाली है। कोरोना के बाद की दुनिया उसी ढर्रे पर नहीं चलेगी जिस ढर्रे पर दुनिया चली है। और जो लोग पुरानी राजनीति भी कर रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कोरोना के बाद की राजनीति भी अलग है। लोग अधिक जिम्मेवार बनेंगे, लोग समझदार बनेंगे, लोग सावधान रहेंगे। तो हमने अपने आईटी विभाग को कहा है कि इन चैलेंजेस को देखो, जैसे कि ई एजुकेशन बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। आप तो एक प्रोफेसर भी हैं, तो आपकी जानकारी के लिए कि अब घर से पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरी हमेशा इच्छा होती है कि बड़े स्कूल तो हो जाते हैं, सरकारी स्कूलों का क्या हो, गरीब स्कूल विभाग का क्या इसकी चिंता करो, या कोई हम टैबलेट के माध्यम से उनको कोर्स पढ़ा सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करो। आप देख रहे हैं कि निर्मला जी ने जो अनाउंस किया उसमें ई एजुकेशन की बहुत बड़ी चीजें हैं, चैनल भी शुरू होने रहा है। तो ये वर्क फ्रॉम होम, ई एजुकेशन प्लस ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। आज हमने हमारे सीएससी के बच्चों से बात किया, लगभग 3,70,000 हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वो भी ये काम काफी कर रहे हैं। प्लस ई मार्केटिंग, ये घर पर बैठ के आप ऑर्डर करिए और आपको माल पहुंचाया जाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री बनने वाली है। तो फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर टू टेलीमेडिसिन टू ई कॉमर्स, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा एक अवसर आने वाला है। ये आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत का समय आएगा। आप तो भारत की परंपरा को खूब पढ़ते लिखते हैं, तो ये समय लगता है भारत का आ रहा है और भारत की जो महान ह्यूमन रिसोर्स है इसका अवसर पर है। आपसे वार्ता में एक नया तथ्य पता चला कि डाक विभाग ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं पर दवाएं पहुंचाने का भी काम किया, जो शायद हम में से किसी को भी यह नहीं ध्यान होगा। यानी आज टेलीमेडिसिन से लेकर
होम डिलीवरी शहरों में और कस्बों में तो था, परंतु सुदूर गांवों में जहां कोई होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर ये पहुंची, बहुत अच्छी बात थी। अब मैं एक प्रश्न ये आपसे करना चाहूंगा, देखिए आप बिहार राज्य से आते हैं। आज प्रवासी श्रमिकों का जो विषय है उसमें बिहार का नाम सदैव बड़ी प्रमुखता से आता है। तो आपके विभाग ने टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ विषयों में, अब जैसे एक विषय हम लोग सामने आ गया, तो आने वाले समय में भी ये प्रवासी मजदूर देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते रहेंगे, तो उनको कैसे सुविधाएं या आवश्यकता की चीजें अथवा उनका डाटा क्या केंद्रीय स्तर पर कहीं किसी रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि वो किसी भी राज्य में जाए, परंतु जो केंद्र की योजनाएं या आवश्यकताएं हैं उनको यथावत मिलती रहे, क्योंकि इस चुनौती ने हमें एक अवसर भी दिया है नए सिरे से सोचने में, जिसमें आपके विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ऐसी क्या योजनाएं हो सकती है, इस विषय में जानना चाहूँ। सवाल, अभिनंदन आपका सुधांशु। ये मेरे मन का सवाल, क्योंकि हमारे ये जो माइग्रेंट मजदूर जा रहे हैं, इससे हमें भी पीड़ा होती है, आपको भी पीड़ा होती है, किसी को भी जो उनकी जो हम लोग व्यथा देख रहे हैं। इसीलिए आप इतनी अब तो ये निर्णय हो गया, जितनी गाड़ियां प्रदेश चाहेगा, नहीं भी चाहेगा, हम सबको भेजें। लेकिन आपको हम इसका एक पॉजिटिव पक्ष बताना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा जो हमारे मित्र चर्चा कर रहे हैं वो सुने। मैं बिहार का सह प्रभारी हूँ, तो हम लोग वहाँ से बात करते हैं, सोसाइटी से बात करते हैं, पार्टी के अध्यक्षों से बात करते हैं। बहुत रोचक बात मालूम है सुधांशु जी, एक जिले में 2000 दर्जी पहुंच गए जो वर्षों से दूसरे प्रदेश में गए थे कमाने। अब ये आपका ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट, अगर आप देखेंगे यूपी के कई गांवों में या कई छोटे कस्बों में उनका पूरा रिसोर्स स्किल्ड लेबर का बहुत मजबूत हो। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकारों को ये जो मजदूर स्किल्ड होकर आए हैं, कोई संगमरमर बनाता था, कोई दर्जी का काम करता था, कोई अच्छे वेल्डिंग में वेल्डर के रूप में बहुत फेमस है, बड़ी कंपनी में काम करता है, तो ऐसे स्किल्ड लोगों के स्किल का उपयोग कर करके अपने यहाँ चीजों को और मजबूत करना है। दूसरा, ऐसे स्किल्ड वर्कर को दूसरे को स्किल्ड करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसका एक इंस्टीट्यूशनल बनाना चाहिए, और ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। तीसरी बात, आधार तो है ही है, आधार के माध्यम से आप देश में कहीं भी जाइए। अभी वन नेशन वन कार्ड की बात आ गई है, राशन कार्ड की बात, और मैं केंद्रीय स्तर पर डाटा हो या ना हो, मैं तो प्रदेश सरकारों को जरूर कहूंगा कि आपके यहाँ जो मजदूर पहुंच रहे हैं उनको आप स्क्रीन कर रहे हैं, उनको आप रजिस्टर कर रहे हैं, उनको उनके जिलों में आप भेज रहे हैं, तो आपके पास एक लेटेस्ट डेटा पहुंच, इस डेटा का आप रिसोर्स बनाइए, और वो कहां से आए हैं, कहां काम करते थे और किस जिले में गए। तो ये भारत के माइग्रेंट स्किल्ड लेबरर्स का जो डेटा बनेगा, इसका हम बहुत सदुपयोग कर सकते हैं देश के विकास में, ऐसा मेरा मानना है। तो जो आपने कहा हर चुनौती अवसर देती है, वो अवसर मिला। जैसा कि अभी देखिए रविशंकर जी ने बताया कि इस अवसर में हमें एक संभावना भी दिखी कि एक स्किल्ड टैलेंट का पूल कई जगहों पर जिलों में उपलब्ध हो रहा है, और उसके डाटा का कैसा उपयोग भविष्य में सरकार कर सकती है। मैं एक प्रश्न अब आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप देश के कानून मंत्री और आल्सो द लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन व्हेन देयर वर सो मेनी टेक्निकल लीगल इश्यूज between the states, between the center and state, and you have also to keep in mind the sensitivity and the humanitarian aspect, and along with the legal framework. तो आपने इस चुनौती को कैसे देखा, और कैसे आपने इस परिस्थिति में जो भी नियम कानून बनाए गए, तो आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो हम जानते। पहली चुनौती तो बहुत रोचक है, मैं आपको बताता हूँ। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैं बहुत बड़ा समर्थक, भ्रष्टाचार हो, गड़बड़ी हो, अनियमितता हो, या गरीबों का हित हो, जरूर करिए। इस देश में एक और समस्या हो गई है, कुछ लोग परमानेंट पीआईएल पिटिशनर हो गए, जिनका काम है सुबह अखबार का हेडिंग देखना और आवेदन लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाना, क्योंकि उनका नाम अखबार में पहले छपे दूसरे के पहले। बात समझ गए आप?
तो ये उनका अधिकार है, मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन हमारी ओर से कोर्ट को ये बताया गया कि सिस्टम पर बहुत लोड है। और देखिए सुधांशु जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, एक आध दो को छोड़ दीजिए, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, वहां के ब्यूरोक्रेट्स ने, सिविल सर्विसेज ने बहुत ही अच्छा काम किया। लाखों लोग को क्वारंटाइन करना, उनकी टेस्टिंग करना, उनको अलग रखना, आइसोलेशन, उनके खाने की व्यवस्था करना छोटा काम है क्या? देखिए 3 तरीके से कोरोना फैला। पहला, विदेश से आने वाले लोग आए, आपको पता है, वो संक्रमण लेकर के आए। दूसरी, जो उनको अलग किया गया। दूसरा, जो आपके बाहर से लोग आए, अपने प्रदेश के बाहर से, अपने जिले के बाहर से लेकर के आए, तो वो इन्होंने अब हमारा एक जिला मुंगेर है, उसमें एक व्यक्ति नवादा चला गया था तबलीग के, उसमें लौट के आया तो उसने 52 लोग को संक्रमित कर दिया। और बीच में जो तबलीग के लोग गए पूरे देश भर में, उन्होंने फैलाया, विरोध किया, जो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे सिविल सर्विसेज ने, पुलिस ने संभालने की कोशिश की और अपना एक ह्यूमन फेस भी लाया। तो हमने कोर्ट को बताया कि हमारे विद्वान जनहित याचिका दायर करने वाले बहादुर लोग तो आते ही रहेंगे, रोज नई नई मांग भी करेंगे, लेकिन अभी सिस्टम पर लोड बहुत, और चाहे वो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, वो पूरा काम कर रही है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है, कोर्ट ने इस चुनौती को समझा और इस चैलेंज के लोड को भी समझा। और हमने, हमारी ओर से एक बात और की गई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1-2 केस में ये भी कह दिया गया, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के महान सेनापति आए केस करने, उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि कोविड के कितनी पीड़ितों की उन्हें खुद सेवा की, कितने को खाना खिलाया, कितने गरीबों की मदद की है, तब उनके केस का विचार किया जाए। ये सब चला उला, अच्छा लगा मुझे कि कोर्ट ने इस बात को समझा है। हाँ, आज वर्चुअल कोर्ट्स एक सच्चाई है, और हमारे एनआईसी ने, बाकी ने बहुत मेहनत की है, तो आज अर्जेंट केसेस होते हैं तो पूरे देश में वर्चुअल कोर्ट हो रहा है, आज तक रेगुलर कोर्ट होगा। तो भारत की जुडिशरी भी इस चैलेंज में फिजिकल से डिजिटल हो गई, इस बात को समझ सकते। तो आज शायद ये भारत के न्याय व्यवस्था में एक नया मील का पत्थर बनने वाला है। तो जिस तरह से हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते हैं, जो डिजिटल इंडिया का पार्ट है, डिजिटल इंक्लूजन, उसी प्रकार से डिजिटल जस्टिस, इंक्लूजन एंड डिलीवरी, ये भी कोरोना से निकलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम सबको संविधान के द्वारा प्रदत्त बहुत से अच्छे अधिकार हैं, परंतु कई बार आपातकाल में उन अधिकारों का जिस उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करना चाहिए, कभी कभी उसका लोप दिखाई पड़ता है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि कई लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका में शायद जन और हित दोनों के भाव का लोप दिख रहा था। आपने यह भी बताया कि किस ढंग से डिजिटल का प्रयोग किया गया कानून विभाग के द्वारा, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। अब मैं आपसे अंत में एक प्रश्न ये करना चाहूंगा। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता रहे, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, केंद्र की सरकार के भी प्रवक्ता के रूप में आप विचार व्यक्त करते रहे, देश के एक बड़े वकील रहे। इस समय जब इतना बड़ा संकट, तो भारत को ध्यान दें, मेरे ख्याल से हमारा हर दर्शक ये जानना चाहेगा, किन चीजों की आप सावधानी बरतने की सलाह देना चाहेंगे, और इस चुनौती के समय में भविष्य में आप भारत के भविष्य को किस रूप में देखते हैं, अगर हम किन किन चीजों का ध्यान रखें और क्या संभावनाएं पूरे भारत के भविष्य को लेकर हो सकती हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। इस पर मैं आपका विचार लूंगा। सारगर्भित प्रश्न है सुधांशु जी। मेरा आपके माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से देश से 2 आग्रह। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी इसकी दवा मिल जाए, लेकिन जब तक इसकी दवा नहीं मिलती है तो देश को भी चलना है और जान को भी। इसलिए सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और बाहर निकलिए तो चेहरे पर मास्क करिए। तो आज की दुनिया पूर्व की दुनिया नहीं रही।
कुछ दिन के लिए ठीक है, आपको निकलना है जरूरी काम, लेकिन जो मस्ती का काम होता है, जरा सा पार्क में जम के घूमेंगे, आपको एक समय का अलाउ किया गया है, तो थोड़ा अपने ऊपर समय, भारत ने अभी तक अपने को संभाला है, इसको संभालना है। और ये काम सरकार में भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, बाकी जगह भी होनी चाहिए, पार्टी के दफ्तर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, मैं भविष्य पर तो आऊंगा बाद में, मेरे अपने पॉलिटिकल पार्टी के मित्रों, भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए ना, डेमोक्रेसी है। एक बार इमरजेंसी के समय डेमोक्रेसी को रोकने की कोशिश की गई तो उस समय के नेता हरा दिए गए। हम ऐसे लोगों से एक आग्रह करेंगे कि राजनीति करने का आपको बहुत अवसर मिले, करिए ना, चुनाव आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। 2 बार तो लोकसभा के चुनाव में आप बुरी तरह से हार चुके हैं, कोई बात नहीं, आगे देखा। अभी क्या हम एक स्वर में बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक इन यूनिजन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री? और देखिए, चाहे प्रियंका जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मुझे उस पर कोई आपत्ति, लेकिन इस समय ये जो पूरा बस लेकर के खुराफात की जा रही है, क्या मतलब? क्या कोई सरकार गरीबों की उपेक्षा कर सकती है? मैं हमेशा कहूंगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अपने तय सभी कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए, यूपी में बहुत कहूंगा कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रशंसा करूंगा, बाकी की भी करूंगा। अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जरा मुझे ये बताइए, अगर उनके राज्य में भाजपा के लोग 1000 बस जाके लगा दें, कहें परमिशन दीजिए, तो कैसे काम चलेगा? तो क्या इस समय हमारा काम सिस्टम को ठीक ठाक करना है कि उसको डिस्टर्ब करना? ये विचार करना चाहिए, ये मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ। अब आपने कहा भविष्य क्या है, भविष्य के तो बड़े जानकार आप खुद हैं। मैं तो मानता हूं ये भारत का अवसर है, इंडियाज मोमेंट हैज अराइव्ड। और जिस तरह से, मैं किसी देश का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन भारत के प्रति दुनिया के देखने का नजरिया बदला है। आज क्षमा करिएगा, सिर्फ भारत की दवा की तारीफ ही नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पब्लिकली कहा कि मैं नरेंद्र मोदी ने दवा भेजी उसको मैं खाता हूँ। डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ इंडिया, भारत का योग, भारत का ध्यान, भारत का ओम, भारत का आयुर्वेद, भारत की इम्यूनिटी सिस्टम, भारत का काढ़ा, ये सब ग्लोबली बहुत पॉपुलर बनने वाला है। भारत की जीवन पद्धति, भारत का क्लाइमेट जस्टिस, तो ये जो पूरे भारत की परंपरा है, ये अपने आप दुनिया स्वीकार करेगी जिस तरह योग को स्वीकार करेगी। और तीसरी बात, भारत में प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो भारत अपने टैलेंट, अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने डेमोक्रेसी, इन सब और अपने टेक्नोलॉजी के आत्मसात करने की कोशिश के कारण, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि भारत दुनिया की एक बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था और बहुत ही विकास पर तेज गति से दौड़ने वाली कंट्री के रूप में उभरेगा। और मैं तो बहुत ही आशावादी हूं, आप जानते हैं सुधांशु जी, तो आई एम वेरी श्योर इंडियाज मोमेंट हैज अराइव्ड, डू इट एंड वी शैल ओवरकम, ये मेरा पूरा विश्वास। तो रवि जी, आज आपने बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दिए और अंतिम प्रश्न के उत्तर में आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, जो संकेत हैं, हमें जिन चीजों का पालन करना वो भी दिया, और भविष्य की एक संभावना, आज भले कितना गहन अंधकार दिख रहा हो, परंतु इसके पीछे एक स्वर्णिम प्रभात की संभावना भी है। मैं ये कह के बात समाप्त करूंगा, दिनकर जी की एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है कि मझधार है भंवर है, या पास है किनारा, यह नाश आ रहा, या सौभाग्य का सितारा। तो यह हमारे कार्यों पर निर्भर करेगा, जो आपने संकेत बताए, जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, हमने उसका पालन किया तो सामने जो कुछ भी दिख रहा हो, अंततः यह सौभाग्य का सितारा होगा। आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके सुझावों और आपके जानकारियां दी, उस सबसे हम लोग लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।